गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 7 सितंबर और हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जो हमारे वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 7 सितंबर का कि पहला क्वेश्चन है कि शोधकर्ताओं के अनुसार हाल ही में किस देश को प्लास्टिक कचरा पैदा करने में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो प्लास्टिक कचरा पैदा करने में किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत को जो है वो प्लास्टिक कचरा पैदा करने में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ओके, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लास्टिक कचरा पैदा करने के मामले में जो भारत है हमारा, वो दुनिया में सबसे आगे है। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रति वर्ष जो है 1 करोड़ 2 लाख टन जो प्लास्टिक का कचरा है वो भारत में उत्सर्जित होता है। यानी भारत के द्वारा उसे उत्सर्जित किया जाता है, यानी पैदा किया जाता है 1 करोड़ 2 लाख टन प्लास्टिक का कचरा। ओके, ब्रिटेन में लीड्स विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं के अनुसार, कहाँ के शोधकर्ता हैं ये जो प्लास्टिक कचरा का डेटा दे रहे हैं, वो ब्रिटेन में लीड्स विश्वविद्यालय है। वहाँ के शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया हर साल जो है वो 5 करोड़ 70 लाख टन प्लास्टिक प्रदूषण पैदा करती है। कितनी? तो 5 करोड़ 70 लाख टन का प्लास्टिक प्रदूषण पैदा करती है। ओके, उसमें से 1 करोड़ तो भारत में ही हो गया। तो सीधी सी बात है कि भारत जो है प्लास्टिक के कचरे के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। ओके, अब देखते हैं प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले शीर्ष देशों में कौन टॉप 4 में है। तो पहले स्थान पर तो भारत हो गया, दूसरे स्थान पर हमारा आ जा रहा है नाइजीरिया, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया और चौथे स्थान पर चीन है। यानी कि प्लास्टिक कचरा पैदा करने में सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है इस समय, तो भारत जो है इस प्लास्टिक कचरा पैदा करने में वो शीर्ष स्थान पर है। ओके, अब बात करते हैं प्लास्टिक कचरा पैदा करने और प्रदूषण फैलाने वाले शहरों की बात अगर हम देख लें तो प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले अन्य सबसे बड़े शहर की अगर बात करें तो सबसे बड़े शहरों में भी दिल्ली आ जाएगा, उसके बाद लुआंडा, अंगोला, कराची और अल काहिरा जो कि मिस्र में है। ये जो हैं वो प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले सबसे बड़े शहर है। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में हमारे भारत का दिल्ली जो है यहाँ पे टॉप पे है। ठीक है, और दुनिया में प्लास्टिक कचरा उत्पादित करने में, पैदा करने में कौन है, तो हमारा भारत जो यहाँ पे टॉप पे है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम यानी कि WAF वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है, तो सुरेश प्रभु को जो है वो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में नामित किया गया है। ओके, देखते हैं, पहले देखते हैं WAF वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। ठीक है, अब देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को विश्व कृषि मंच यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में नामित किया गया। किसे? सुरेश प्रभु को। ये जब कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्रीय मंत्री थे, तो सुरेश प्रभु को जो है विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया। ठीक है, WAF के अध्यक्ष कौन है, तो रूडी रबिंग के अनुसार कृषि की भविष्य को आकार देने के लिए सुरेश प्रभु की विशेषज्ञता को महत्वपूर्ण बताया गया है। जो सुरेश प्रभु हैं उन्हें किसके द्वारा नामित किया गया, तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम द्वारा नामित किया गया। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं इसके रूडी रबिक। और उन्होंने बताया कि सुरेश प्रभु को क्यों नामित किया गया, तो कृषि के भविष्य को आकार देने के लिए सुरेश प्रभु की विशेषज्ञता को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। और इसकी बात करें इस मंच के उद्देश्य क्या है, तो इस मंच का उद्देश्य जो है वो कृषि के क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ प्रथाओं और नीतिगत मुद्दे को संबोधित करना है। ओके, तो WAF में किसे शामिल किया गया, किसे नामित किया गया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सुरेश प्रभु, उन्हें जो है शामिल किया गया है। अध्यक्ष कौन है, रूडी रबिंग इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूक्रेन का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। यूक्रेन का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए जैसा कि रूस से जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से लेकर अब तक में पहली बार ऐसा होगा कि यूक्रेन द्वारा अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। किसे, तो आंद्री सिबिहा। किसे नियुक्त किया गया है, तो आंद्री
शिबिहा, ऑप्शन नंबर ए, आंद्री शिबिहा को जो है वो यूक्रेन गवर्नमेंट द्वारा यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा जो है वो यूक्रेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं दिमित्रो कुलेबा, ये कौन है? तो इनके स्थान पर दिमित्रो कुलेबा के स्थान पर जो है ये पहले विदेश मंत्री थे यूक्रेन के, उसके स्थान पर आंद्री शिबिहा को जो है यूक्रेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। ज़ेलेंस्की की बात करें, सब लोग जानते हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हम बात करें अगर ऑप्शन में तो बबीता सिंह चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बबीता सिंह चौहान को जो है उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए आगरा की रहने वाली हैं बबीता सिंह चौहान, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है, इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी, लेकिन उन्हें अब इस बार जो है अध्यक्ष का पोस्ट दिया गया है। ओके, इसके साथ ही देखिए एक तो अध्यक्ष, इसमें 2 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं राज्य की महिला आयोग में। उसमें लखनऊ की अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह जी की बहू भी हैं, और गोरखपुर की चारू चौधरी को जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि हम बात करें तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बबीता सिंह चौहान, और 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, पहले अपर्णा यादव और दूसरी हैं चारू चौधरी। ओके, टोटल सदस्यों की बात करें तो महिला आयोग में टोटल सदस्यों की संख्या 25 होगी। कितनी होगी? तो कुल सदस्यों की संख्या इसमें 25 होगी, और जो ये सदस्य हैं यानी कि जो महिला आयोग का गठन किया गया है राज्य महिला आयोग का, उसमें जो इस अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, या जो 25 ये सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो उनकी नियुक्तियां जो है फिलहाल 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। 1 वर्ष की अवधि के लिए उनके कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। तो कुल मिलाकर बात बनी यहाँ पे कि बबीता सिंह चौहान को जो है वो राज्य की महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके, नेक्स्ट देख लें। अच्छा, इसमें रिवीजन पॉइंट है, चलिए अच्छी बात है। रिवीजन पॉइंट में एक बार चेक करते हैं। यूपी से है तो यूपी के रिवीजन पॉइंट है राजेश वर्मा, जिन्हें उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हम लोगों ने हाल ही में से पढ़ा है। अब हम बात करते हैं 73वां विमुक्त जाति दिवस, जो कि यूपी में 31 अगस्त 2024 को मनाया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है जीरो पॉवर्टी स्कीम योजना को जो है वो शुरू करने की घोषणा की गई है। स्कीम जो है अतिशय गरीब लोगों के लिए है, जिसके तहत बताया गया है कि ग्राम पंचायत की तरफ से 1 से 25 ऐसे घर होंगे जिन्हें नामित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश से, देखिए टोटल इसमें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए टोटल 50 लोगों को अलग अलग राज्यों से नामित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य का चयन जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ब्रुनेई में जो भारतीय उच्चायोग के नए ऑफिस का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? देखिए अभी मोदी जी ब्रुनेई की यात्रा पर थे, तो उन्हीं के द्वारा जो है ब्रुनेई में भारत की नए उच्चायोग के नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए ऑफिस का उद्घाटन जो है वो किया गया है। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले पीएम हैं, भारत के ऐसे पहले पीएम होंगे जो विपक्षी यात्रा पर ब्रुनेई में आने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। ओके, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो विपक्षी यात्रा पर आने वाले, विपक्षी नहीं द्विपक्षीय है, ये द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई आने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत और ब्रुनेई के बीच जो कूटनीतिक संबंध है उन्हें 1984 में स्थापित किया गया। जो कूटनीतिक संबंध है स्थापित कब किया गया? तो 1984 में स्थापित किया गया, यानी कि जो संबंध स्थापित किए हुए पूरे 40 वर्ष पूरे हो गए। अब बात करें तो इन 40 वर्षों के पूरा होने पर ही प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनेई यात्रा हुई और वहाँ पे जो है वो भारतीय उच्चायोग के नए ऑफिस का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। ओके, अब ब्रुनेई के सुल्तान की बात करें तो उनका नाम क्या हो जाएगा? हाजी हसनल
बोल्किया, कौन? हाजी हसनल बोल्किया जो है वो ब्रुनेई के सुल्तान हैं और वो ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। कौन से? तो हाजी हसनल बोल्किया। ओके। अब देखिए, अगर हम मैप से ब्रुनेई को समझना चाहें तो ये ब्रुनेई का मानचित्र है, लेकिन जो ये ब्रुनेई है वो ये ब्रुनेई का मानचित्र है, ये टोटल जो है ब्रुनेई का मानचित्र है। और ब्रुनेई जो है वो बोर्नियो, कौन से? बोर्नियो द्वीप पर बसा हुआ है। कौन से द्वीप पे? तो बोर्नियो द्वीप पे जो है ब्रुनेई बसा हुआ है। ओके। ब्रुनेई के साथ साथ जो है इस बोर्नियो द्वीप, देखिए जो टोटल है ना, ये टोटल जो एरिया है, ये जो मानचित्र है टोटल एरिया का, वो बोर्नियो है। इस बोर्नियो देश पे ही बोर्नियो का जो हमारा द्वीप है, बोर्नियो नामक द्वीप, उसी पे ये ब्रुनेई बसा हुआ है। ब्रुनेई के साथ साथ यहाँ पे दो और कंट्रियाँ, देखिए एक तो ब्रुनेई हो गया, दूसरी हो गई मलेशिया और तीसरी हो गई इंडोनेशिया। ये तीनों जो है बोर्नियो द्वीप पे बसा हुआ है। हम बात करें अगर ब्रुनेई की, तो देखिए ये छोटा सा हरा वाला जो हमें पार्ट दिख रहा है ये ब्रुनेई हो गया और ये वाला मलेशिया हो गया। यानी ब्रुनेई जो है मलेशिया के साथ जो है अपनी स्थल सीमा को साझा करते हैं। ब्रुनेई केवल मलेशिया के साथ अपनी स्थल सीमा को साझा करते हैं, क्योंकि देखिए ये टची है। इंडोनेशिया तो खैर मलेशिया के साथ टची है, तो ये मलेशिया के साथ अपनी सीमा को शेयर करेगा। ओके, तो मैप से भी हमने देख लिया कि ब्रुनेई जो है बोर्नियो नामक द्वीप पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा डेंगू को महामारी घोषित किया गया? किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा जो है वो डेंगू को जो है महामारी के रूप में घोषित किया गया है। ओके, देखिए कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित करने हेतु नए नियम लागू किए हैं। ठीक है, अब कर्नाटक में मच्छरों का प्रकोप, तो वहाँ से वहाँ पे डेंगू हो रहा है, तो इस डेंगू के देखभाल के लिए, डेंगू से बचाव के लिए कि डेंगू से कैसा बचा जाए, तो उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा नए नियम लागू किए हैं। इस नियम के तहत जो है मच्छरों के प्रजनन को रोकने में नाकाम रहने वाले लोगों के लिए जुर्माने का प्रावधान। सही सी बात है भाई, जब आप अपने छतों पे, घरों में, खाली बर्तनों में पानी कलेक्ट होने दोगे तो मच्छर तो पनपेंगे। तो अच्छी बात है, यहाँ पे जुर्माने का प्रावधान किया गया। अगर कोई मच्छरों को प्रजनन होने में अगर कोई पाया जाता है, कोई परिवार, तो जुर्माने के तौर पे क्या है, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए जुर्माना जो है 400 और 200 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के लिए 400 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 रुपये जो है निर्धारित किया गया है। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल क्षेत्र में जुर्माना जो है 1000 से लेकर 500 रुपया जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर अगर हम कहें तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है, डेंगू को महामारी घोषित अपने राज्य में किया है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम को शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो जो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम है, ये स्कीम साउथ अफ्रीका के द्वारा शुरू करने की घोषणा की है। इसे जनवरी 2025 में क्रियान्वित कर दिया जाएगा। ओके, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम घोषणा साउथ अफ्रीका की है और साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट द्वारा इसे लागू करने की घोषणा की गई है। देखिए, साउथ अफ्रीका द्वारा भारत से टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस नई योजना की घोषणा की गई। जो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम है, ये किस लिए साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जाएगा? तो भारत से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम की घोषणा की गई है। ओके, इस योजना को जनवरी 2025 से क्रियान्वित किया जाएगा, यानी कि जनवरी 2025 से जो ये ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम है इसे लागू कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि हाल ही में यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा, इन दोनों का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। जो यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो दिया गया है आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा, इन दोनों को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि
कि हाल ही में किसी DRDO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो DRDO की बात करें तो DRDO की नया महानिदेशक के रूप में राजलक्ष्मी मेनन किसे नियुक्त किया गया है? तो राजलक्ष्मी मेनन को जो है वो DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम तेजिंदर सिंह की बात करें, तेजिंदर सिंह जिन्हें वायुसेना का अभी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वायुसेना का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तेजिंदर सिंह को। हिमा कोहली ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड होने वाली जज है, जिन्हें हाल में इन्हें रिटायरमेंट मिली है, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं हिमा कोहली। दलजीत सिंह चौधरी जिन्हें BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? तो दलजीत सिंह चौधरी जिन्हें BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है यहाँ से? ओके, अच्छा ख़त्म हो गया। सो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे आज के डे के यानी कि 7 सितंबर के, उन सबको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करके ज़रूर कमेंट करें दोस्तों कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।